1 बजे से कल हो रहेगा। हाँ हाँ, और इसका होगा बेसिकली सैटरडे संडे में, क्योंकि ज्यादा नहीं बचा इसमें कंटेंट ना। ये मान लो आपकी जस्ट, मुझे लगता है 10 घंटे के आसपास का चाहिए। 10 घंटे का मतलब है तुम्हारी 2 क्लास, 5-5 घंटे करके 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 3 क्लास मान लो, 3-3 घंटे में 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। सॉरी, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। 3 3 10 10 घंटे का मैटर बचा हुआ है। तो 10 घंटे का मैटर है। 10 घंटे का मतलब है कि आपका 10-11 घंटे, मतलब 3-4 क्लास बस, एक सैटरडे संडे या 2 सैटरडे संडे। ठीक है, ज्यादा थोड़ी बचा है। जैसे आज इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगा आपका, इन्फिल्ट्रेशन के बाद बस 2 टॉपिक मान लो, फ्लड एंड हाइड्रोग्राफ। फ्लड में कितना टाइम लगता है? फ्लड में लगेगा आपको 1 दिन। 1 दिन का फ्लड है 3 घंटे के आसपास का, और 2 दिन मान लो हाइड्रोग्राफ के, 2 दिन का, तो खत्म टॉपिक। तो कल क्लास नहीं रहेगी हाइड्रोलॉजी की दोपहर के टाइम में, और कल सुबह वाली भी क्लास नहीं होगी। सुबह तो अच्छा तुम करते हो बस क्लास, और कोई नहीं करता है। वो भी, उसकी भी बंदी रहेगी क्लास, वो डाल दूंगा मैं मैसेज ग्रुप में ना। तो परसों होगी क्लास। अब बाकी आपकी कल आरसीसी चलेगी कल से, पता ही पता नहीं है आरसीसी का। हाँ, टाइमिंग तो अभी वो हो जाएगा डिस्कस, अभी नहीं पता टाइमिंग का, वो तो पता लग जाएगा जैसा भी होगा टाइम। ठीक है, चलिए। सो लिखो, नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक। हाँ, ये पॉइंट थी आपके पास कल की, इन्फिल्ट्रेशन। अगर बाई चांस रेनफॉल इंटेंसिटी ले, तो रेनफॉल इंटेंसिटी कम है किससे? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। रेनफॉल इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम है, इन दैट केस एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन किसके बराबर होगा? रेनफॉल इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम है, सो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन किस रेट से चल रहा होगा? इंटेंसिटी के रेट से चल रहा होगा। अगर एक्चुअल, बेसिकली जो रेनफॉल इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा हो गई, तो किस रेट से चलेगा इन्फिल्ट्रेशन? कैपेसिटी से चल जाएगा, कैपेसिटी से चलेगा। दूसरे वाले केस में रन ऑफ मिलेगा आपको, पहले वाले केस में रन ऑफ नहीं मिलेगा। पहले केस में रन ऑफ नहीं होगा। 6 पॉइंट्स है आपके पास जस्ट। अब बात करनी है, जैसे एक पॉइंट आता है आपके पास इंपॉर्टेंट, कि सपोज हमें ये पता करना है कि इन्फिल्ट्रेशन का पता ही है आपको कि भाई क्या करता है, वेरी करता है कंटिन्यूअसली। इन्फिल्ट्रेशन विल, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी और पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज होंगी, वो वेरी करता रहेगा। इसके बारे में लिखा है था कल कि स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे ज्यादा रहती है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, फिर क्या करती रहती है बाद में? डिक्रीज करती जाएगी, दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज करती जाएगी वैल्यू, और फाइनली अगर मान लीजिए कि कांस्टेंट हो जाती है टाइम पे आके। ये भी पॉइंट था कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो भी लिखवा दिए सारे फैक्टर्स। वेजिटेशन था, ये सब पॉइंट्स आपके पास, तो लिख लिए कल हमने जो जो पॉइंट्स थे। तो इसमें सपोज हमें ये पता करना है, यहाँ से आपका इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हुआ, t इज इक्वल टू 0, इधर है टाइम एंड इधर है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मतलब पर आवर मान लो, पर आवर। इधर है टाइम, टाइम आवर्स में ले लो, टाइम आवर्स में कंसिडर कर लो। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। सपोज मैंने आपसे ये पूछा कि भाई, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी सॉइल की है 5 mm पर आवर, जस्ट एग्जांपल। सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 5 mm पर आवर। 5 घंटे तक इन्फिल्ट्रेशन हुआ, 5 घंटे तक, 5 घंटे तक इन्फिल्ट्रेशन हुआ। 5 घंटे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या थी? 5 mm पर आवर थी, यानी कि कांस्टेंट है। सपोज 5 घंटे में टोटल कितना पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा? हाँ, 25, 25 mm पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। ऐसा तुमने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा कब? जब हर घंटे में इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी सेम थी। ऐसा ही तो हो रहा है, हर घंटे में इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसी है? सेम है, तो अप्लाई कर दोगे कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी थी 5 mm पर आवर, 5 घंटे आपने कंसीडर करे, 5 घंटे में कितना टोटल पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया? 25 mm पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया। कैसे निकाली तुमने इस चीज? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनटू टाइम, यही तो करा। निकालने का तरीका क्या है आपका? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनटू टाइम। बट ये चीज तभी वैलिड है सिर्फ जब हमारा कैपेसिटी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट चल रही है। अगर वेरी करती रहेगी कैसे निकालोगे? तो नहीं निकाल पाने ना, निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बाई चांस वेरी करती रहे, तब कैसे निकाल देंगे? ये वाला कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल पाएंगे ना वैल्यू, बताओ। अभी तो तुमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया उससे, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट थी, इसीलिए आपने 5 के 5 घंटे में सेम मान लिया उसको। 5 घंटे में, थ्रू आउट 5 घंटे में वो सेम चल रही है कैपेसिटी, इसलिए आपने सिंपल मल्टीप्लाई करके निकाल दी। बट इन एक्चुअली तो वेरी करती है। एक्चुअली तो ऐसा वेरिएशन है, देखो एक्सपोनेंशियली डिके करती जा रही है, कम होती जा रही है।
सो कैसे निकालेंगे इस तरह के केसेस में? फिर इतना तो समझ में आ रहा है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनटू टाइम क्या देगा आपको? डेप्थ दे देगा, कितना डेप्थ पानी का इनफिल्ट्रेट करके, ऐसे तो करा आपने पिछले वाले उस एग्जांपल में। ये तो पता लग जाएगा, अगर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को डेप्थ से टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना पानी इनफिल्ट्रेट हुआ है इतने टाइम में। बट सिंस इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या कर रही है पॉइंट पे, वेरी कर रही है यहाँ पे एक्चुअली, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करवा सकते आप डायरेक्टली। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सिंपल, आपके पास में मैथ्स में भी होंगी चीजें, पढ़ी होंगी आपने पहले, इससे पहले कहीं पे अदर सब्जेक्ट्स में भी देखे होंगे कि ऐसे केस में जब पैरामीटर वेरी करता रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, और आप ये मान के चलते हैं कि इस छोटी सी स्ट्रिप में, तो स्ट्रिप का मतलब है dt टाइम, dt टाइम मतलब बहुत छोटा छोटा टाइम, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में तो क्या रही होगी, सेम रही होगी, एक्चुअली वेरी कर रही है। लेकिन अगर एक बहुत ही छोटा टाइम आप कंसिडर करो, वो टाइम जो कि जीरो की तरफ है, जस्ट जीरो के बराबर है, जस्ट थोड़ा सा 0.0001 सेकंड्स, इस छोटे से टाइम में तो आप मान सकते हो सेम रही होगी, मान सकते हैं नहीं मान सकते भाई, वेरी कर रही है कंटिन्यूअसली, लेकिन छोटे से टाइम में ऐसा तो रहा होगा कुछ ना कुछ पार्ट जिसमें सेम बनी होगी। तो ऐसे केस में यही कर रहे हैं आप जस्ट, हमें अब हमें क्या करना है, हमें वेरी कर रही है कंटिन्यूअसली, लेकिन हम क्या मान सकते हैं, एक छोटे से टाइम में तो मान सकते हैं, ये छोटा सा टाइम इंटरवल आपने कंसिडर कर दिया, ऐसे लाइक दिस, ये छोटा सा टाइम आपने कंसिडर करा डी टी, इस dt टाइम में क्या मान सकते हो, सेम मान सकते हो, बहुत छोटे से टाइम में, जस्ट बहुत छोटे से टाइम में तो क्या मान सकते हैं, सेम मान सकते हैं। हमें निकालना है कि सपोज आपको ये बोल दिया कि t इज इक्वल टू 0 से इनफिल्ट्रेशन शुरू हुआ, यहाँ से ये टाइम है आपके पास में t टाइम है, इस पूरे 0 से लेके t टाइम के अंदर तक, इस पूरे टाइम में कितना टोटल पानी इनफिल्ट्रेट है, ये निकालना है हमें, 0 से लेके t, इसकी कुछ भी वैल्यू मान लो ना, हमारे केस में कितनी थी, जो एग्जांपल लिया था 5 आवर थी, 5 आवर थी हमारे केस में, 0 से लेके 5 आवर तक कितना टोटल पानी इनफिल्ट्रेट कर गया निकालना है हमें। सपोज 0 से लेके t आवर तक कितना टोटल पानी इनफिल्ट्रेट कर गया, चीज हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल सा एक तरीका है, अगर बाई चांस कांस्टेंट रहती, अगर बाई चांस कांस्टेंट रहती तो क्या कर सकते थे, फिर तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते, आ जाता आराम से आंसर, लेकिन अभी कांस्टेंट नहीं है, क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, तो लेकिन इस छोटे से टाइम में आप क्या मान सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो। अब इस छोटे से टाइम में, इस वाले टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ पर भी तो क्या रही होगी, कुछ ना कुछ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी रही होगी, हर पॉइंट पे वेरी करती है ना, तो इस पॉइंट पे क्या होगी, कुछ ना कुछ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी, लेट अस सपोज कितनी है, ft है, कितनी है, ft इज द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट दिस टाइम, इस टाइम पे, ये इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी आपके पास में इस टाइम पे है, ये वाली इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, आया समझ पॉइंट, इस टाइम पे ये इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है आपके पास। अगर मैं ft को इस dt से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे इस टाइम में कितना इनफिल्ट्रेशन वो मिल जाएगा, हाँ, इस टाइम पे dt टाइम पे कितनी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ft है, अगर मैं ft को इस dt से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आपको मिल जाएगी, क्या कितने टाइम में, dt टाइम में, बट हमें क्या dt में निकालना था, क्या हमें तो निकालना था 0 से t में टोटल कितना हुआ है, तो क्या करते हैं ऐसे केस में, ft इंटू dt, ये तो dt टाइम में बता रहा है आपको, ऐसे केस में फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हो, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक, जहां तक भी आपको निकालना है, लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके t तक लिमिट्स हैं, सो 0 से लेके t तक लिमिट लगाओ, आपके पास में आ जाएगी वैल्यू निकल के, ये कॉन्सेप्ट है, बताओ आया समझ। अब इंटीग्रेशन कराएं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट है। अब कैसे निकालेंगे ft, ft मतलब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसी भी टाइम पे, टाइम ये था आपके पास, इसके निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है, फोर्टन्स इक्वेशन कहते हैं उसको, किसी भी टाइम पे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को पता करने की हमारे पास एक इक्वेशन है, वो देखेंगे अभी, बताओ। सो ft निकालो, किसी भी टाइम पे कितनी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, dt मतलब इंटीग्रेट करो और लिमिट कहां से कहां तक अप्लाई करो,
टी तक, 0 से लेके टी तक, जिस भी टाइम तक आपको निकालना है। सपोज आपसे पूछेगा कि भाई शुरू के 3 घंटे में कितना इन्फिल्ट्रेशन हो गया, तो एफ टी लिखो, डी टी मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट कर लो 0 से लेके 3 तक। आपसे पूछेगा कि 1 घंटे तक बारिश रही, बताइए 1 घंटे तक बारिश में 1 घंटे तक इन्फिल्ट्रेशन चलता रहा, शुरू के आधे घंटे में बताओ कितना इन्फिल्ट्रेट हो गया पानी, 0 से लेके कितने तक इंटीग्रेट करोगे, हाँ हाफ आवर तक। पूछेगा आपसे सेकंड हाफ आवर में, बताइए हाफ आवर से लेके 1 घंटे तक पूरा कर लो इंटीग्रेट। ये कॉन्सेप्ट है, बताओ आया समझ पॉइंट? ये करना है सिंपल। आप बताओ आगे चीज समझ क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ अब इसको समझ, इसको लिख लेते हैं पॉइंट्स बनाकर। सो इसको लिखो, नोट करो, ये सब नोट करो फिर लिखेंगे। अच्छा हाँ, हेडिंग नहीं बताई, देखो हेडिंग है क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन। देखो ऐसे लिखो, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द, ऐसे लिखो, अभी ये हेडिंग नहीं है, स्टेटमेंट है जस्ट डायरेक्टली, हेडिंग नहीं है, लिखो इसी में आगे। क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द, cumulative infiltration capacity is defined as the accumulated infiltration volume, is defined as the accumulated infiltration volume स्लैश करके लिख लो डेप्थ over a time period since the start of the rainfall, ठीक है, since the start of the rainfall, मतलब accumulated क्या बोल रहा है, cumulative infiltration capacity is defined as the accumulated infiltration depth। मतलब इसका मतलब है कहने का कि कितना टोटल पानी आपका इन्फिल्ट्रेट करके गया है। अभी ये तो आपका रेट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो रेट लिखा हुआ है, किस रेट से इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है, बट हमें रेट नहीं पता करना। क्या पता करना है, पानी की डेप्थ निकालनी है, कितनी डेप्थ पानी की इन्फिल्ट्रेट करी है, ये निकालना है आपको। भाई ये तो रेट है कि रेट से इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन टोटल पानी की कितनी डेप्थ इन्फिल्ट्रेट करी, वो चीज तो अलग होगी ना। कैसे निकालोगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसको, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को, लेकिन सिंस इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वेरी करेगी हर पॉइंट पे, तो क्या कर लिया हमने, लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट कर लिया इसको, सिंपल। बताओ आया समझ? इसको एक काम कर दूं, इसे जो है एफ टी लिखो, कैपिटल एफ टी। सो टोटल पानी की डेप्थ कितनी इन्फिल्ट्रेट कर रही है। अब वहां पे क्वेश्चन में रीड करना प्रॉपर्ली, आपसे वो क्वेश्चन में डेप्थ पूछ रहा है या रेट पूछ रहा है। डेप्थ पूछेगा तो यूनिट क्या होंगी, सेंटीमीटर होंगी या एमएम होंगी, और रेट पूछेगा तो पर आवर के टर्म्स में होगा वो। एक बोतल रखी है क्या कोई? हाँ ये माइक लग रखा है, ये उठा लो चाहे। हाँ ये लिख लिया। हो गया। सो लिखो जरा इसमें, लिखो देखो, अभी एफ टी क्या रहेगा आपके पास में, एफ टी की बात करनी है। एफ टी क्या था, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी था किसी भी टी टाइम पे। लिखो जरा इसमें, ये स्मॉल एफ टी लिखना पहले आप, कैपिटल एफ टी अलग चीज है, स्मॉल एफ टी लिखो, दोनों अलग अलग है। देखो स्मॉल बनाना है और ये क्या बनाना था, कैपिटल। स्मॉल एफ टी लिखो, स्मॉल एफ टी क्या होगा आपके पास, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी
infiltration capacity at any time t, at any time t हो जाएगा। चलिए ठीक है, ओके। इसमें लिखो k, नेक्स्ट लिखो k, ये लिखो होल्टेंस डीके कांस्टेंट। होल्टेंस अभी यहाँ पर नहीं है इक्वेशन में, वो आएगा पैरामीटर। देखो k क्या होता है, होल्टेंस, होल्टेंस डीके कांस्टेंट, होल्टन HORTON, HORTON, होल्टन डीके कांस्टेंट, होल्टन डीके कांस्टेंट लिखिए। अब लिखो इसमें स्मॉल fi, ऐसे स्मॉल fi लिखो। इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनिशियल इनफिल्ट्रेशन, इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट t is equal to 0, at t is equal to 0, at t is equal to 0 अब लिखो स्मॉल ff, फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। स्मॉल ff क्या होगा, फाइनल इनफिल्ट्रेशन, फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो जाएगा। दैट विल बी फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो जाएगा, दैट विल बी फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अभी जो ft है ना, मतलब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसी भी टाइम पे। अब इसमें बताओ fi क्या है, इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट द टाइम t is equal to 0, तो ये क्या वैल्यू है, fi है, क्या है, t is equal to 0 पर ये क्या है, fi है। फाइनली क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आप अचीव कर लेते हो इनफिल्ट्रेशन रेट की, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ff हो गया है, ff हो गया। और ये वैल्यू क्या है, किसी भी टाइम पे, ये किसी भी टाइम पे है, टी टाइम पे है ना, ये किसी भी टी टाइम पे है। तो ft निकालना है, ft। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, होल्टेंस इक्वेशन कहते हैं इसको। डायरेक्टली साइंटिस्ट ने अपनी इक्वेशन रिलेशन प्रोवाइड करवा रखा है। एंड द इक्वेशन विल बी व्हाट, इक्वेशन होगी आपके पास में f t is equal to what, f plus fi minus ff into e to the power, इसको ऐसे लिख लो, इधर लिख लो, into e to the power minus k into t, ये इक्वेशन है, लिख लो। ft is equal to ff plus fi minus ff into e to the power minus k into t हो जाएगा ना। हो गया, तो सारे पैरामीटर आ गए। तो किसी भी टाइम पे इसको लिख लो होल्टेंस इक्वेशन, दिस इज होल्टेंस इक्वेशन। तो क्या है, ff प्लस fi माइनस ff इंटू e टू द पावर माइनस k इंटू t। सारे पैरामीटर क्लियर है इस इक्वेशन में। ff क्या है, fi क्या है, e क्या है, एक्सपोनेंशियल 2.72 वैल्यू होती है इसकी, और t क्या होगा, टाइम होगा, टाइम हो जाएगा जिस भी टाइम पे निकालनी है, ये चीज है। तो ये था आपका पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब जस्ट क्या निकालना है कि किसी भी टाइम पे आप डेप्थ निकाल सकते हैं कि किसी भी टाइम तक कितनी डेप्थ पानी की इन्फिल्ट्रेट कर जाएगी, ये तरीका है यहाँ पे निकालने का। देखो तो इसमें देखो जरा, क्वेश्चन करते हैं ना। द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इन ए कैचमेंट, देखो द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इन ए कैचमेंट, द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इन ए कैचमेंट एरिया, the infiltration capacity in a catchment area is represented by Holton's curve, is represented by Holton's curve। इस कर्व को क्या बोलते हैं, Holton's curve है, इसके बराबर में लिख लीजिए यहाँ पे, Holton's curve नाम है इसका। is represented by Holton's curve, is represented by Holton's curve, and the infiltration capacity at any time
and then filtration capacity at any time t is given, and then filtration capacity at any time t is given as below, is given as below, is given as below. क्या इक्वेशन दे रखी है आपको? ft is equal to 3 plus e to the power minus 2 into t, इक्वेशन दे रखी है। ft is equal to 3 plus e to the power minus 2 into t, minus 2 into t, ठीक है, minus 2 into t। अब इसमें लिखो जरा, assuming infiltration to take place, assuming infiltration to take place, assuming infiltration to take place at capacity rate of, at capacity rate of, at capacity rate of at capacity rate of a storm of 60 minutes, of a storm of 60 minutes, at capacity rates of a storm of 60 minute duration, 60 minute duration, 60 minute duration। फिर लिखो estimate the depth of infiltration, estimate the depth of infiltration, estimate the depth of infiltration, estimate the depth of infiltration in the first 30 minutes, in the first 30 minutes, estimate the depth of infiltration in the first 30 minutes। करो solve। करो solve। करो solve। इंटीग्रेट करना है, लिमिट सप्लाई करना,
आ रहे? इसके क्वेश्चन करते हो तुम प्रैक्टिस घर पे जो बता रखे रेफरेंस गुप्ता एंड गुप्ता से? या नहीं करे अभी? बाद में कर लेंगे साल 2 साल बाद आराम से। वो करने चाहिए थे ना, तभी तो पता लगेगा भाई जो पढ़ रहे हैं हम वो काम का है या नहीं है, क्वेश्चन होते हैं नहीं होते सॉल्व। जो क्वेश्चन ही नहीं करोगे प्रैक्टिस तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि हर टॉपिक के बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल कर लेते हो आप क्लास में मोस्टली, बट थ्योरी क्वेश्चन तो आपको देखना पड़ेगा ना चेक करके। 2 रेफरेंस बता रखे हैं, इसके लिए एक बार करके देखो आराम से उसको। आया आंसर? नहीं आ रहा? इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है? हम्म, अच्छा। क्या इक्वेशन थी आपके पास में? इक्वेशन है आपके पास एफ टी इज इक्वल टू 3 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 इंटू, ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है एफ टी के लिए। यानी कि एफ टी क्या होता था, स्मॉल एफ टी किसी भी टाइम पे इम्प्यूटेशन कैपेसिटी होती थी। आपको 1 घंटे तक दे रखा है स्टॉर्म चला, 1 घंटे तक चली बारिश, 1 घंटे तक बारिश चली, उसने पूछा है कि शुरू के आधे घंटे में बताइए कितना पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। कैसे निकालोगे? सिंपल, एफ टी क्या होता है, स्मॉल एफ टी इंटू, अब कितनी मिनट की बात कर रहे हैं, शुरू से आधे घंटे की? शुरू के आधे घंटे की मतलब 0 से, हाँ 1/2, हाँ हाँ 0.5, क्योंकि आवर है आपके पास, वो तो देखो सेंटीमीटर पर आवर चल रहा है, तो टाइम किस में रखना है, आवर्स में। आवर्स का मतलब कितना है, 30 मिनट का मतलब 0.5 आवर्स, 30 मिनट दे रखा है ना शुरू का आधे घंटे, तो आधे घंटे का मतलब कितना है, 0.5 आवर्स है। अब रखो इसमें सिंपल वैल्यूज, एफ टी कितना है आपके पास, 3 प्लस, ये हो जाएगा, करो इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कैसे होगा, 3 dt, क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका, 3 dt। हम्म, 3 × dt इंटीग्रेट क्या होगा करके, टी, 3t ना, 3 × t, 3 × t प्लस प्लस, अब ये e -2t का इंटीग्रेशन, e की पावर -2t -2 इंटू और डिवाइड बाय -2, ये हो जाएगा ना, डिवाइड बाय -2 होगा ना इंटीग्रेशन। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से 0 से, ये तो इंटीग्रेट तो हो ही गया ना, लिमिट्स कितनी है, 0 से लेके 0.5 तक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस e की पावर -2 इंटू t/2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे t भी तो है ना, 0 से लेके 0.5 तक है, बस यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, सॉल्व करो। 3 अपर लिमिट कितना है, 5 माइनस e की पावर -2 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस लोअर लिमिट 3 इंटू 0 माइनस e की पावर -2 इंटू 0 बाय, देख लो सॉल्व कर लो कितना आता है।
बताओ कितना आ रहा है। करो सॉल्व। भाई कैलकुलेटर है आप पे, कैलकुलेटर करके से सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, या दिमाग में चल रही है सारी कैलकुलेशन। 1.81 आ रहा होगा ना। हाँ 816 ठीक है। बना रहे 1.816 आएगा आंसर। इसको देखो ना सॉल्व करके एक बार कितना आता है। हम्म आ रहा है 1.816। दूसरे तरह से करें, कैसे दूसरे तरीके से। हाँ 1.816 तो उसको राउंड ऑफ करके आप 1.82 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, पूरे को सॉल्व करके बताना है ना। 1.8। हाँ ठीक है 1.81 आएगा। 1.81 आएगा ना इसे सॉल्व करने के बाद। 1.81 आएगा। आ रहा है सॉल्व करके 1.81। अब एक बार करके देखो ना, जरा खुद से देखो सॉल्व करके आ रहा है नहीं आ रहा। अब बाई चांस अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार करके देखो जरा 1.816 आता है नहीं आता। भाई यहाँ तो सारी चीजें आपके पास, आपको वैल्यू तो पुट करनी है डायरेक्टली इसकी बस। इसकी ई की वैल्यू कितनी रखोगे। 2.72 एक्सपोनेंशियल। 2.72 वैल्यू होगी इसकी। हम्म अरे 2.1 आ रहा है पूरा सॉल्व करने के बाद। 1.816 आएगा। आ रहा है तुम्हारा 1.816। आ गया नहीं आ रहा, मतलब क्या दिक्कत आ रही है इसमें, इतनी क्या कॉम्प्लिकेशन आ गई, मैं समझ नहीं पा रहा, बताओ। इससे हाँ तो 1.82 ही तो आएगा। 816 को आप राउंड ऑफ करके 1.82 लिख सकते हैं। इतनी तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कॉम्प्लिकेशन में समझ नहीं आ रहा मुझे क्या दिक्कत आ रही है। भैया 0.1.5 हो गया आपका, यहाँ पे e की वैल्यू डाल दो, तो इसको माइनस करके देख लो, ये टर्म आ जाएगी आपके पास। इधर ये 0 ही गया, ये वाला 1 हो जाएगा। 1/2 प्लस 0.5
तुमने पता नहीं किस तरह की कॉम्प्लिकेशन एलसीएम वगैरह ले लिया क्या कहीं का? आया 1.816? आ रहे 1.816? चलो ठीक है। अब ये सॉल्व नहीं करा किसी ने भी? आया? चलो ठीक है। अब शुरू करें अपने नेक्स्ट आगे टॉपिक। तो ये जस्ट एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, आपको इसके बारे में जस्ट बताना था कि किस तरह से कंडीशन चलती है। क्लियर है चीज? ऐसे निकाल सकते हैं आप। अब आपसे पूछेगा कि सेकंड हाफ आवर में बताइए कितना हुआ, सो लिमिट कितनी रखोगे इस बार? 0.5 से लेके 1 तक ना, बाकी सारा चीज सेम रहेगी। ऐसे बता सकते हैं। पूछ लेगा आपको बताइए शुरू के 3 घंटे में कितना होगा, तो 0 से 3 तक कर दोगे। लास्ट के 3 घंटे में, तो लास्ट के 3 घंटे की जो लिमिट्स होंगी वो रख लीजिए। बताया थोड़ी है लास्ट के 3 घंटे कहाँ तक जा रहे हैं, नहीं बताया ना। ओके चलो अभी इसमें देखो एक टॉपिक है आपके पास में, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्सेस, बट उसको शुरू नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? वो एक ऐसा टॉपिक है, वो पूरा उसको एक फ्लो चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा आज बता देंगे, छूट गया तो उसको कल बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। उसको एक फ्रेश क्लास में स्टार्ट करेंगे आराम से। इससे पहले एक ऐसा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि खत्म भी हो जाएगा जल्दी और जिसका लिंक नहीं है कुछ ऐसा ज्यादा। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा, फ्लड। इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स को अलग अलग करेंगे आराम से बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है, इसको पूरा लिंक चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में फ्लड। क्या मतलब होता है? फ्लड का मतलब है कि पानी का ओवरफ्लो कर जाना। पानी जो है नॉर्मल रिवर के बैंक्स को छोड़कर, किनारों को छोड़कर बाहर आ जाए, ये मतलब है सिंपल। अब पानी रिवर बैंक्स को छोड़कर किनारों से बाहर आ चुका, इस चीज को आप फ्लड कह दोगे। बट इसका ये मतलब नहीं कि फ्लड उसी को बोलते हैं जब गांव बह जाएंगे, पूरे लोग बह जाएंगे, उसको नहीं, ऐसा नहीं मतलब बोलने का। अगर किनारों को छोड़कर भी बाहर आ गया ना पानी, जस्ट बाहर ही है, उसको भी आप क्या बोलोगे? फ्लड। बट फ्लड का सिर्फ यही नहीं कि बस एक ही डेफिनेशन बना रखी है वो कि भाई जब तक बहना शुरू ना कर दे लोग तभी तब तक फ्लड नहीं कहेंगे इसको। फ्लड का सिंपल मीनिंग क्या है आपके पास? ओवरफ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द रिवर बैंक्स। बस रिवर बैंक से ऊपर आ जाए पानी फ्लो करके, इसको क्या बोलते हो आप? फ्लड कहते हो। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लड। देखो जरा, फ्लड इज ए सिचुएशन flood is a situation characterized by flood is a situation characterized by high stage, characterized by high stage in a river, characterized by high stage in a river, ठीक है, in a river in which water overflows the banks, in which water overflows the bank, in which water overflows the bank and surrounds the adjacent area, and surrounds the adjacent area, and surrounds the adjacent area। आया समझ पॉइंट? अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है टेक्निकल टर्म, क्या? स्टेज। क्या मतलब होता है स्टेज का? स्टेज सिंपल मीनिंग है, स्टेज का मतलब क्या है कि पानी की हाइट, लेवल। पानी का रिवर के बेड से कुछ ना कुछ एक हाइट रहेगी। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि भाई 10 मीटर हाइट ऊपर तक प्रेजेंट है पानी, तो रिवर का जो बॉटम था उस बॉटम से कितनी हाइट ऊपर तक है? 10 मीटर तक। स्टेज का इस हाइट को जो आप बता रहे हो ना, इस हाइट पे एक आपने टेक्निकल वर्ड डिफाइन कर दिया, स्टेज। स्टेज मींस एलिवेशन ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ द वाटर फ्रॉम द बेड। इसको क्या बोलते हैं? स्टेज बोलते हैं। तो स्टेज का क्या मतलब है? ऑब्वियसली स्टेज का मतलब है कि अगर फ्लड आ रहा है तो स्टेज ज्यादा रही होगी। स्टेज ज्यादा रही होगी ना, अगर फ्लड चल रहा है तो। फ्लड अगर आ रहा है दैट मींस ऑब्वियसली स्टेज ज्यादा रही होगी क्या? हाँ, स्टेज ज्यादा होने का मतलब है लेवल ज्यादा हो गया पानी का बहुत ज्यादा रिवर में। और इस स्टेज को मेजर करने की प्रोसेस, एलिवेशन पता करने की प्रोसेस, पानी का लेवल कितना है, इसको कहते हैं गेजिंग। इसे क्या कहते हैं? गेजिंग कहते हैं। तो ये 2-3 टर्म आ गए आपके पास, टेक्निकली डिफाइन करो इनको जरा। स्टेज, स्टेज लिखो, स्टेज।
देखो स्टेज, व्हेन वाटर सरफेस एलिवेशन, क्या लिखना है कि सॉरी स्टेज में लिखना है कि वाटर सरफेस एलिवेशन, स्टेज में लिखना है वाटर सरफेस एलिवेशन, water surface elevation measured above the datum, water surface elevation measured above the datum, measured above the datum, water surface elevation measured above the datum, measured above the datum. next heading डालो gauging, gauging, gauging में लिखो the process of measurement of, the process of measurement of stage, the process of measurement of stage is called gauging, is called gauging, is called gauging. so stage को measure करने की process को क्या कहते हैं, gauging कहते हैं. अब gauging stage कैसे define करा, the elevation of the water surface measured above the datum. datum का मतलब क्या होता है, रेफरेंस. बैड नहीं होता datum का मतलब, हाँ क्या, datum का मतलब होता है रेफरेंस. हर चीज कोई भी डायमेंशन ली जाती है उसके लिए एक रेफरेंस आपको फिक्स करना पड़ता है, पहले एक बेस बनाना पड़ता है आपको कि हाँ इसके रेस्पेक्ट में मैं सारी डायमेंशन बताऊंगा. ठीक है, आया समझ में. तो जैसे कि अगर आप पानी बता रहे हो कि भाई पानी का लेवल इतना है, किस कहाँ से है इतना लेवल पानी का, मैंने बोला 10 मीटर है पानी का लेवल, 10 मीटर कहाँ से, ऐसे तो मैंने बोल दिया था तुम्हें डेटम, पता ही नहीं है कहाँ पर है वो, तो मैंने मान लिया था यहाँ पे डेटम को रेफरेंस. बट ऐसा नहीं कि हमेशा रेफरेंस ही रहेगा जिंदगी भर में, रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या मान के चल रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ 10 मीटर है सपोज, मैंने बताया पानी का लेवल 10 मीटर है, कि कहाँ से है 10 मीटर पता ही नहीं हमें, आपको एक रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि भाई इससे बता रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से है 10 मीटर ऊपर. अदरवाइज सामने वाले इंसान को कैसे पता लगेगा कि 10 मीटर कहाँ से है, नहीं पता लगेगा ना. अब इसको ऐसे समझ लो एक एग्जाम्पल से, जस्ट रेफरेंस क्यों जरूरी होता है डिफाइन करना. अगर रेफरेंस नहीं डिफाइन करेंगे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी. लेट अस सपोज करो कि किसी एक फ्रेंड की शादी हुई तुम्हारे, ठीक है, शादी के 1 साल बाद लगभग उसके यहाँ पर बच्चा हुआ. अब बच्चा होने के 1 महीने बाद वो तुम्हारे घर पे आया और बताता है कि मेरा 1 महीने का लड़का है, या जो भी है, 1 महीने का, कितना टाइम का है, 1 महीने का. तुमने उससे पूछा 1 महीने का है कि कितना बड़ा दिखता है वो, सो 1 महीने का था वो, कितना बड़ा दिखता है वो, उसने क्या बताया तुम्हें, इतना बड़ा दिखता है, इतना. आया समझ पॉइंट. अब तुम देखकर शॉक्ड हो गए कि 1 महीने का बच्चा है वो एक्चुअली इतना कैसे दिख सकता है. बट उसने बताया क्या, बाद में बताया कि रेफरेंस ये थी, ये रेफरेंस थी. अब तुम कहाँ से सोच रहे थे, जमीन से सोच रहे थे ना, बट रेफरेंस क्या बता रहा था वो, ये है रेफरेंस. तो सो आया समझ में क्या बता क्यों जरूरी होती है रेफरेंस. अब वो बता रहा है इतना है, बट कहाँ से मेजर करा है कुछ पता ही नहीं हमें, तो रेफरेंस ये थी एक्चुअली. अब ठीक है, बट पहले हमें लग रहा था कि ग्राउंड लेवल से है, तो ऐसे समझ सकते हैं रेफरेंस बताना जरूरी है, अदरवाइज पता नहीं लगेगा कहाँ से बता रहे हो डायमेंशन. ये पॉइंट होता है. अब इसको पता करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गेजिंग कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज अ गेजिंग. अब मेजरमेंट करनी है फ्लूइड की. देखो हमारा मेन काम क्या है, हमें ये पता करना है डिजाइनिंग के लिए हमें अलग अलग तरह के वाटर इत्यादि की स्ट्रक्चर्स बनाने, रिवर में डैम वियर्स ये सब बनानी है चीजें. इसके लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है कि रिवर में कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज आ रहा है फ्लो करके, ये पता होना चाहिए. ये पता होना चाहिए कि रिवर में कितना मैक्सिमम फ्लो आ रहा है, पानी कितना आ रहा है रिवर में. जो पानी रन ऑफ के फॉर्म में जा रहा है ना वही तो जाएगा रिवर में. जो पानी रन ऑफ के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, रन ऑफ पता है तुम्हें, स्टार्टिंग में बताया होगा रन ऑफ क्या होता है, ड्रेनिंग ऑफ वाटर, पानी का फ्लो करना कहाँ पे, स्ट्रीम्स की तरफ, रिवर स्ट्रीम्स की तरफ, इसको रन ऑफ कहते हैं. जब सारे लॉसेस पूरे हो जाएंगे, देख लो तुमने सारी लॉस कवर कर दी ऑलमोस्ट, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन भी हो गया, ये सब लॉसेस ही तो थे. इनिशियल लॉसेस थे, डिप्रेशन, स्टोरेज, सारी लॉस की कहानी आ गई आपके पास. जब सारे लॉसेस पूरे हो जाएंगे, जो पानी बचेगा वो कहाँ जाएगा, स्ट्रीम्स की तरफ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ द रन ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ द, जो पानी रन ऑफ के फॉर्म में जा रहा है स्ट्रीम्स की तरफ, वही क्या कर पाएगा, रिवर में फ्लड क्रिएट कर पाएगा. वही तो रिवर में फ्लड क्रिएट करेगा, तो जो लॉस हो गया वो थोड़ी क्रिएट कर देगा. सो पता होना चाहिए कि रिवर में कितना फ्लड आ सकता है फ्लो करके, कितना डिस्चार्ज आ सकता है रिवर में, रिवर में कितना पानी आने वाला है, मैक्सिमम कितनी पानी की क्वांटिटी की आने की संभावना है रिवर के अंदर, ये पता करना है तुम्हें. अगर तुमने ये पता कर लिया कि कितना पानी आ सकता है रिवर में फ्लो करके, तो तुम्हें वैल्यू आ चुकी तुम्हारे पास, डिजाइनिंग कर सकते हो तुम उसके लिए. डिजाइनिंग करोगे मैक्सिमम के लिए, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिजाइनिंग करोगे ना, क्योंकि अगर लो के लिए डिजाइनिंग करोगे तो जैसे ही एक्चुअल वैल्यू से एक्सीड करेगी वो फेलियर हो जाएगा वहां पर. तो मैक्सिमम के लिए डिजाइनिंग करेंगे इससे हमेशा, मैक्सिमम के लिए.
अब क्या एग्जैक्टली हम पता लगा सकते हैं कितना आ रहा है, कितना आ रहा है एक्चुअली फ्लड डिस्चार्ज कितना आएगा रिवर में? पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि डैम तो 100 साल के लिए डिजाइन कर रखा है तुमने। सपोज 500 साल के लिए, 200 साल के लिए, या 50 साल की जो भी लाइफ है उसकी, अब से 50 साल बाद तक डैम सेफ रहना चाहिए। सपोज तुमने डिजाइन लाइफ कितनी लेके चल रहे हो, सपोज 100 साल लेके चल रहे हो डिजाइन लाइफ, तो मतलब 100 साल तक डैम कैसा रहना चाहिए? सेफ। यानी कि अब से 100 साल तक जो मैक्सिमम बारिश आ सकती है वो उससे फेल नहीं होना चाहिए डैम हमारा। अब तुम्हें क्या पता लगेगा 100 साल में मैक्सिमम कितना डिस्चार्ज आ सकता है रिवर में, कितना फ्लो आ सकता है पानी का? नहीं पता लगेगा ना। ऐसा पता लग जाएगा अब 100 साल बाद कितना आ सकता है? नहीं पता लगेगा ना। सो जस्ट क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं बस। एक मानना तो पड़ेगा ना कुछ कि हाँ यार ये मैक्सिमम आ सकता है। एक्चुअली नहीं पता कर पाओगे कितना है, एक्चुअली पता नहीं कर पाएंगे, बट क्या कर लेते हैं, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं। कुछ इंपेरिकल तरीके हैं आपके पास पता करने के। प्रोबेबिलिटी एक तरह से सिंपल, प्रोबेबिलिटी का तो यही तो मतलब होता है, कितने चांसेस हैं, चांसेस ही तो निकालते हो वहां पे, कितने चांसेस एग्जैक्ट है क्या वो कुछ, जस्ट अज्यूम कर रहे हो हाँ इतने चांसेस है बस। तो ये पॉइंट है आपके पास। अब हमारे पास इसी तरह से पीक फ्लड को पता करने के लिए, पीक फ्लड डिस्चार्ज का क्या मतलब है? कि वो मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज कितना आ सकता है रिवर में, ये पता करना है जस्ट। इसको पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, पता करने के तरीके हैं बहुत सारे, लाइक जैसे कुछ इंपेरिकल इक्वेशंस हैं आपके पास में, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, वन बाय वन देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इनसे। ठीक है, सो लिखो जरा, मेजरमेंट ऑफ द पीक फ्लड डिस्चार्ज, मेजरमेंट ऑफ द पीक फ्लड मेजरमेंट ऑफ द पीक फ्लड डिस्चार्ज। फर्स्ट लिखो जरा, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। हाइड्रोग्राफ एनालिसिस, इसमें लिखो एक पॉइंट, लिखो विल डिस्कस लेटर, विल डिस्कस लेटर, विल डिस्कस लेटर मतलब इसको बाद में डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस, ये एक अलग टॉपिक है आपका पूरा, विल डिस्कस लेटर। ठीक है, सेकंड लिखो इंपेरिकल फॉर्मूलेस, जैसे लिख लो इंपेरिकल मेथड्स, इंपेरिकल मेथड, सब कई सारे इंपेरिकल मेथड हैं आपके पास। इंपेरिकल मेथड मतलब जो कि सिंपल ऑब्जर्वेशन पे है, किसी इंसान ने ऑब्जर्वेशन करी किसी एरिया में और उसने आपको फॉर्मूला बता दिया कि भाई आप इस तरह से पता कर सकते हो। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या देश में कहीं पर भी अप्लाई कर दोगे? नहीं। इंसान ने जो रिसर्च करी है वो किसी एक एरिया में तो करी होगी, पूरे देश में रिसर्च कर ली? ऐसा नहीं होगा, किसी एक एरिया में रिसर्च करी उन्होंने। तो जो जिस इंसान ने फॉर्मूला दिया इंपेरिकल फॉर्मूला, वो सिर्फ उसी रीजन में वैलिड रहेगा। किसी इंसान ने अगर कोई रिसर्च करी साउथ में, तो उनका फॉर्मूला सिर्फ कहाँ पे वैलिड रहेगा? साउथ में ही वैलिड रहेगा, जगह लगा सकते हो। किसी ने रिसर्च करी वेस्ट में, तो उनका फॉर्मूला कहाँ पे वैलिड रहेगा? वेस्ट में ही वैलिड रहेगा, हर जगह पे नहीं लगा पाएंगे उसको, क्योंकि एक स्पेसिफिकली रीजन ओरिएंटेड अप्रोच है। एक रीजन में आप एनालिसिस करो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बैठ के, बस हर जगह नहीं लगा पाओगे इसको। आया समझ पॉइंट? लिखो इसमें फर्स्ट, हाँ लिखो फर्स्ट, लिखो ऐसे लिखो, दीज आर स्पेसिफिकली डिजाइंड, these are specifically designed, these are specifically designed for particular areas only, for particular areas only, these are specifically designed for particular areas only। ये पॉइंट बताया अभी अभी कि कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए डिजाइन है। इसमें फर्स्ट लिखो राइव्स फॉर्मूला, आर वाई वी ई एस, आर वाई वी ई एस, राइव्स फॉर्मूला, राइव्स फॉर्मूला। आर वाई वी ई एस, राइव्स फॉर्मूला है। तो द फर्स्ट विल बी राइव्स फॉर्मूला। क्या होगा यहाँ? ये फॉर्मूला है, लिख लो। इसको आर लिखना ना, सी आर है, QP is equal to CRA to the power 2/3। ठीक है, अब ये डायरेक्टली इंपेरिकल फॉर्मूले हैं,
कैसे आए, क्या अप्रोच है, कुछ उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक, लिखो जरा इसमें, लिखो क्यूपी क्या होता है, पीक फ्लड डिस्चार्ज। क्यूपी क्या होगा, पीक फ्लड डिस्चार्ज, यानी कि इतना मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज आ सकता है रिवर में, पीक फ्लड डिस्चार्ज। और इसकी यूनिट रहेगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो सीआर, सीआर क्या है यहाँ पे, सीआर है राइव्स कांस्टेंट, सीआर होगा राइव्स कांस्टेंट, राइव्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है लगभग 6 से लेके 10 के बीच में, 6 से लेके 10 के बीच में, 10 ये वैल्यू रहती है। ए लिखो कैचमेंट एरिया, ए क्या होता है, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया रहेगा किलोमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में होगा कैचमेंट एरिया। ठीक है, लिखो इसमें एक नोट करके लिखो, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर साउथ इंडियन रीजन, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर साउथ इंडियन रीजन, साउथ इंडियन रीजन लाइक तमिलनाडु कोमा कर्नाटका, लाइक तमिलनाडु कोमा कर्नाटका ईटीसी, कर्नाटका ईटीसी, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो एक एक पर्टिकुलर रीजन में वैलिड है, साउथ इंडियन पार्ट, कर्नाटका तमिलनाडु ये सब में। नेक्स्ट लिखो जरा सेकंड फॉर्मूला, डीकेन्स फॉर्मूला, DICKEN, DICKENS फॉर्मूला। ये क्या होगा आपके पास, सिंपल है बिल्कुल, बस इसी में जस्ट चेंज करना, ये हो जाएगा CD और ये हो जाएगा 3/4। अब उसमें नहीं करने, उसमें ना मत करना उसको कभी वहां पे कट करके 2/3 के बजाय वहां पे 3/4 लिख दिया जैसे यहाँ पे करा, उसको अलग से लिखना है सेपरेटली। सो QP विल बी इक्वल टू व्हाट, CD इंटू A की पावर 3/4 हो जाएगा। लिखो जरा QP क्या होता है, पीक फ्लड डिस्चार्ज, QP है पीक फ्लड डिस्चार्ज, पीक फ्लड डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर सेकंड में है। CD क्या होता है, डिकेन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6 से लेके 30 के बीच में, 6 से लेके 30। ए क्या होता है, कैचमेंट एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में, ए होगा कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर में। आगे लिखो एप्लीकेबल फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट, एप्लीकेबल फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट, एप्लीकेबल फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट, फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट, दो हो गए। अब थर्ड लिखना है, इंग्लिश फॉर्मूला, इंग्लिश फॉर्मूला लिख लीजिए, QP विल बी इक्वल टू 124 इंटू A, इसको डिवाइड कर लो रूट A प्लस 10.4 ऐसे 10.4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 123 रूट A, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 123 रूट। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, तो इंपेरिकल फॉर्मूले हैं सब जस्ट 124A रूट A प्लस 10.4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 123 रूट। इसमें लिखो जरा, यूज्ड इन महाराष्ट्र रीजन, यूज्ड इन महाराष्ट्र रीजन, यूज्ड इन महाराष्ट्र रीजन, यूज्ड इन महाराष्ट्र रीजन, ब्रैकेट में लिख लो वेस्टर्न घाट,
वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। आगे लिखो ए क्या था यहाँ पे, कैचमेंट एरिया था। ए क्या था, सिंपल कैचमेंट एरिया था। ए वाज कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में कैचमेंट एरिया था। और क्यूपी क्या था भाई, पीक फ्लड डिस्चार्ज। पीक फ्लड डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर सेकंड में। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखो जरा। देखो, the land use and the corresponding, the land use and the corresponding, the land use and the corresponding runoff coefficient, the land use and the corresponding runoff coefficient are given below, are given below, are given below, are given below। अब एक टेबल बनाओ, टेबल में 3 कॉलम बन जाएंगे। एक साइड पे लिखना है लैंड यूज, दूसरी साइड पे लिखना है एरिया, और तीसरी साइड पे लिखेंगे रन ऑफ कोएफिशिएंट। रन ऑफ कोएफिशिएंट। अब इसमें लिखो लैंड यूज में पहले रोड, फिर लिखो लोन, LAWN लोन, फिर लिखो रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, और फिर लिखना है क्या, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। अब इसमें लिखो एरिया में, लिखो एरिया में लिखना 8, 17, 17, फिर लिखो 50, और फिर लिखना है 10, 8, 17, 50 एंड 10। अब लिखो रन ऑफ कोएफिशिएंट्स में 0.7, फिर लिखना है 0.3, एक सेकंड, 0.7 के बाद 0.1 है, 0.7 था, फिर 0.1 है, और फिर है 0.3, और फिर है 0.8। ठीक है, ये सब आ गया। बताना है फाइंड इक्विवेलेंट रन ऑफ कोएफिशिएंट, फाइंड इक्विवेलेंट रन ऑफ कोएफिशिएंट, फाइंड इक्विवेलेंट रन ऑफ कोएफिशिएंट, फाइंड इक्विवेलेंट रन ऑफ। देखो जरा ट्राई करके। ये बिल्कुल एक जनरल चीज है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, जस्ट हर जगह पर काम आ जाएगा। जैसे सपोज ए है और ये बी है, ए बी, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, इस पे बारिश हुई P1, इस पे बारिश हुई P2, P2 बारिश हो गई। हमें क्या निकालना है, P एवरेज निकालना है। P1 A1 प्लस A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। ऐसा करा था हमने एक मेथड में, वो कौन सा मेथड था, थीसिन वाला मेथड। आइसो हाइट में भी तो ऐसा ही था कहीं ना कहीं। चलिए, अब सपोज करो इसको कर दो चेंज, यहाँ पे बोल दो रन ऑफ कोएफिशिएंट है K1, यहाँ पे है K2,
ये एरिया है कितना, एक काम करो ना, इसको एरिया ही रखो, ये हो जाएगा K1 एंड ये हो जाएगा K2, K1 K2, के इक्विवेलेंट बताना है। कैसे बताएंगे? सेम अप्रोच, बताओ फॉर्मूला खुद से। K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाय, नहीं A1 प्लस A2, ये बताएंगे ऐसे। सपोज इसको चेंज कर दो, अब लेट अस सपोज यहाँ पे आपको डिस्चार्ज दे दिया। अभी डिस्चार्ज एक तरह से वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है कि किसी टाइम में कितना वॉल्यूम पानी का फ्लो कर रहा है। डिस्चार्ज क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। किसी भी टाइम में कितनी पानी की वॉल्यूम जा रही है आगे, कितनी पानी की वॉल्यूम आपको मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे डिस्चार्ज बोल दिया आपने कितना, Q1, यहाँ पे कितना बोल दिया, Q2 बोल दिया। पैरामीटर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन 1, और यहाँ पे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन 2, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन 2। बताओ कि मिक्स जो है ना, मिक्स जो है, ये जो आपने ए और बी को क्या कर दिया, आपस में मिक्स कर दिया। ए और बी को आपस में क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। जब आपस में इनको मिक्स करा, तो मिक्स की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बताइए कैसे होगी, कैसे निकालेंगे? बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। बताओ Q1 Q1 DO 1 प्लस Q2 DO 2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। सपोज और चेंज करो, इस बार यहाँ पे बोल दो, ये हो जाएगा आपके पास, इसको बोल दो Q1, ये तो है ही डिस्चार्ज, इसको बोल दो BOD 1। BOD क्या है वो बाद में देख लेंगे, अभी के लिए जस्ट फॉर्मूला बताना है बस। BOD 2 है। अब क्या बताना है? इस मिक्स का BOD बताना है। बताओ क्या होगा? Q1 BOD प्लस Q2 BOD 2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2। ये चीज आ गई, आए समझ? ये सारे जनरल कॉन्सेप्ट और पूरे के पूरे सिविल इंजीनियरिंग में यूज होंगे। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, यहाँ यूज हो रहे हैं, सॉइल में यूज होंगे, एनवायरमेंट में यूज होंगे, हाईवे में यूज होंगे, हर जगह पर यूज होंगे ये चीज, हर जगह पे। एक और चीज, ये ए है, ये बी है, इसकी दे रखी है IP A और इसका दे रखा है IP B। IP क्या है वो बात की बात है, अभी तो जस्ट फॉर्मूला लिखना सीखना है। दिस इज X1, दिस इज X2। इस मिक्स का IP बताइए कितना होगा, कितना होगा बताओ? सॉरी, ए है, ए और बी किस किस तरह निकालेंगे बताओ? हाँ, IP A इंटू XA प्लस IPB डिवाइड बाय, नहीं X प्लस XA प्लस XB। ये तरीका है, जस्ट आए समझ में कैसे लिखना है? हर जगह पर यूज करोगे ये चीज, सब्जेक्ट बदल जाएंगे, पैरामीटर बदल जाएंगे, तरीका सही रहेगा। देख लेना ऑब्जर्व करके चाहे कहीं भी, तो ये सारे नोट कर लीजिए।
अब बताओ आंसर निकालो, क्वेश्चन जो था वो। कहाँ पर ये आई लिखा हुआ है? यहाँ पे आई भी तो निकालना है। हाँ कितना आ रहा है आंसर? 31? 31 थोड़ी आ रहा होगा। हम्म